चैप्टर नंबर 3 का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो चैप्टर बेस करता है दो टॉपिक्स पे बेस करता है। एक है कॉन्स्टिट्यूशन जिसे उर्दू में हम कहते हैं आइन, और दूसरा फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। इट मींस पाकिस्तान जब बना 1947 में तो हमारे पास ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के नाम से दो पाकिस्तान कहलाते थे। था वो वन यूनिट, लेकिन बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान इस वजह से कहलाते थे क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान है उसका बॉर्डर हमसे नहीं लगता था, वो डिस्टेंस में था। और उसके बाद फिर 1971 में वो ईस्ट पाकिस्तान टूट गया और फिर ढाका कैपिटल बना और आज हम बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली दो टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करेंगे और यही एग्जाम से रिलेटेड भी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में हमने सवाल किया है, बल्कि इससे पहले मैं आपको समझा दूं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मैंने शुरू में बताया आइन, कॉन्स्टिट्यूशन या आइन का मतलब ये होता है कि एक कानून यानी कि लॉ। कोई भी मुल्क चलाने के लिए आपको आइन की ज़रूरत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है कि उसके इंतज़ामी अमूर, एग्जीक्यूटिव मामला या एडमिनिस्ट्रेटिव मामला कैसे रन करने हैं, किस तरह प्राइम मिनिस्टर बनेगा, किस तरह प्रेसिडेंट बनेगा, किस तरह जजेस बनेंगे, जनरल्स बनेंगे, क्या हल्फ या ओथ लेकर वो आएंगे, किस तरह उस सिस्टम को चलाएंगे। मुल्क में फेडरल सिस्टम होगा या मुल्क में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा या पार्लिमानी या पार्लियामेंट सिस्टम होगा, किस तरह सरकारी अफसरों की हायरिंग करनी है, किस तरह उनको डिस्चार्ज या फायरिंग करनी है उनकी। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर से रिलेट करती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन इसी बेस पे बनाया जाता है कि मुल्की मामला को कैसे चलाया जाए। तो पाकिस्तान में बेसिकली 3 आइन बने। जब पाकिस्तान बना 1947 हमारे पास कोई आइन नहीं था। हम 1935 ब्रिटिश एक्ट से रन कर रहे थे अपने कंट्री को। उसके बाद पाकिस्तान का जो पहला आइन बना वो बना 1956 में। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन बना 1962 में। ये दोनों टूट के फिर 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन बना और यही कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का तब से लेकर अब तक चला आ रहा है। और 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट कहते हैं। अमेंडमेंट का मतलब होता है तरमीम। इट मींस चेंज या तब्दील कर दिया जाता है वक्त के हवाले से, या वक्त जो चीज़ चाहता है कि उसके हिसाब से आइन में तरमीम या चेंजिंग कर दी जाती है। तो खैर ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हैं और फिर फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वाला और प्रोस्पेरिटी वाला। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। जो पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, स्टेट एनी 4 रीजन फॉर फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि चैप्टर 2 या 2 चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, एक कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान कैसे टूटा और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पे। तो ईस्ट पाकिस्तान पर हम आते हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है कि स्टेट एनी 4 रीजन फॉर फॉल ऑफ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। आपने इसमें सिर्फ 4 रीजंस बताने हैं, बाकी लॉन्ग की तरह सारे रीजंस नहीं बताने क्योंकि शॉर्ट है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है तो इस वजह से सिर्फ 4 रीजंस बताने। तो 4 रीजंस जो मेंशन है आपके नोट्स में मैं पढ़ देता हूँ। ज्योग्राफिकल लोकेशन सबसे पहला जो है, इट मींस ज्योग्राफिया हमारा जो था वो बुनियाद बनी ईस्ट पाकिस्तान टूटने की। As both the parts east and west Pakistan were separated from each other by a distance of 1600 किलोमीटर। शुरू में मैंने बताया कि जैसे कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान फासला था उनके बॉर्डर्स का तकरीबन 1600 किलोमीटर का। The prevented the people of both parts from coming closer to each other and led to misunderstanding। और यही सबब बना कि दोनों मुल्कों में या एक ही मुल्क के दोनों हिस्सों में जो हमें गुमराही मिली और एक दूसरे को हम समझ ना पाए और एक दूसरे के हम करीब ना आ पाए इस डिस्टेंस की वजह से। दूसरा रीजन था लैंग्वेज इशू। इट मींस ज़बान का जो मसला था। द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड 52%। इट मींस जो ईस्ट पाकिस्तान में लोग रहते थे जो आज बांग्लादेश है उनमें तकरीबन आबादी 52% थी, 52% थी ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। सो दे डिमांडेड बंगाली एज नेशनल लैंग्वेज। तो वो चाहते थे कि हम मेजॉरिटी में हैं, हम 100 में से 52% है और आप लोग 48% है, तो आप बंगाली को अपनी कौमी ज़बान बनाएं। विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द पीपल ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान जिसमें हम आज रह रहे हैं उन लोगों ने इस चीज़ को मंजूर नहीं किया। तीसरा पॉइंट था प्रोविजनल ऑटोनॉमी, यानी कि सूबाई खुद मुख्तारी।
The political leader of East Pakistan wanted provisional autonomy which was not granted. जो सियासी रहनुमा थे ईस्ट पाकिस्तान के, वो चाहते थे कि सूबाए खुद मुख्तारी हमें मिले, लेकिन वो नहीं दी गई। और लास्ट इसका पॉइंट है इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज। कॉन्स्पिरेसीज का मतलब होता है साजिश है, और एक बैनुल-अक़वामी, इंटरनेशनल का मतलब होता है, तो जब बैनुल-अक़वामी साजिशें हुई, एज पाकिस्तान वाज द बिगेस्ट इस्लामिक स्टेट, तो पाकिस्तान एक सबसे बड़ा इस्लामिक स्टेट उभर कर आया। जैसे कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, इंडोनेशिया नंबर 1 और पाकिस्तान नंबर 2 पे आबादी के लिहाज से इस्लामिक कंट्री में आजकल के दौर में। तो हम उभर के आए। सो द वेस्टर्न पावर्स लाइक अमेरिका, ब्रिटेन एंड रशिया सपोर्टेड इंडियंस एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये खौफ हुआ अमेरिका को, बरतानिया जो ब्रिटिश इंग्लैंड की हुकूमत है उनको, और रशिया की गवर्नमेंट को, कि उनको लगा कि ये जो है हमारे लिए आगे जाके थ्रेट बन सकता है, तो इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ गए। तो ये 4 वजूहात थी जिसकी बुनियाद पे ईस्ट पाकिस्तान हमसे सेपरेट हो गया, और आज वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और इसका कैपिटल ढाका है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि पहला पार्ट डिपेंड करता है आपके फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान पे, सेकंड पार्ट इसका डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन आइन के बुनियाद पे। सबसे पहला आइन 1956 में आया, इसके भी 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, आप अपने नोट्स में देखिएगा। जो पहला पॉइंट है, दिस इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग 250 आर्टिकल्स एंड 5 स्केड्यूल। ये एक आइन तहरीरी तौर पे लिखा गया, और इसमें 250 आर्टिकल है और 5 स्केड्यूल है। रिटन और अनरिटन का क्या फर्क होता है? ये होता है कि जैसे कि पाकिस्तान में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और बरतानिया में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। काफी मतलब कि अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो टॉपिक से हट जाऊंगा, लेकिन डिटेल रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क यही होता है कि हमारे पास वो तहरीरी तौर पर है, तहरीरी तौर पे तो बरतानिया के पास भी है, लेकिन अनरिटन होने की वजह से वो अपने आइन में काफी चीजें तब्दील कर सकते हैं। इट मींस लॉज से बियॉन्ड जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, इट इन्फोर्स द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। जैसे कि पाकिस्तान में अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट सिस्टम शॉर्ट मुख्तसर बताऊं वरना बहुत लॉन्ग हो जाएगी बात। पार्लियामेंट्री सिस्टम में वजीर आजम के पास चीफ एग्जीक्यूटिव की पावर होती है, यानी कि मुल्क चलाने की पावर होती है, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास होती है। हमारे इस रीजन में पाकिस्तान के 2-4 पड़ोसी हैं, 2 में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जैसे कि ईरान और अफगानिस्तान, और 2 में पार्लियामानी सिस्टम है जैसे कि इंडिया और चाइना। तो ये फर्क होता है पार्लियामानी निजाम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक, फिर एक और भी बुनियादी फर्क ये होता है, प्रेसिडेंशियल सीधी है, लेकिन पार्लियामानी निजाम में डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं देते, आप मेंबर्स को वोट देते हैं। मेंबर्स जितनी तादाद में पार्लियामेंट में जाते हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी होती है वो खुद ही अपना प्राइम मिनिस्टर चुनती है, और असेंबली में फिर इलेक्शन होते हैं और वो फिर अपना प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। तो ये दोनों में वाज़ेह फर्क है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में और पार्लियामानी सिस्टम में। तो खैर आपको याद पता होगा कि अयूब खान साहब जो हैं वो फिर प्रेसिडेंट बने और सदारती निज़ाम या प्रेसिडेंशियल सिस्टम उन्होंने दिया। थर्ड पॉइंट है, इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड टू गाइड द गवर्नमेंट अबाउट इस्लामिक लॉज। कि इस्लामी एडवाइजरी काउंसिल बनी, मतलब कि जो इस्लाह करती है आपकी, इस तरह की काउंसिल बनाई गई कि वो हुकूमत को बताएगी जो भी इस्लामी कवानीन है। चौथा पॉइंट है, आ यूनिकैमरल लेजिस्लेटर वाज इंट्रोड्यूस्ड। यूनिकैमरल और बाइकैमरल में बेसिकली फर्क होता है। बाइकैमरल और यूनिकैमरल होता है कि 2 ऐवान, और यूनिकैमरल होता है 1 ऐवान। बाइकैमरल में ये फर्क होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे 2 सिस्टम है, एक सेनेट है और दूसरा एक पार्लियामेंट सिस्टम है, और उसमें फिर एक ही ऐवान होता है। तो यूनिकैमरल और बाइकैमरल में ये होता है। और जो लेजिस्लेटर वाज इंट्रोड्यूस का मतलब ये है कि लेजिस्लेटर कहते हैं कानून साज, कानून बनाने वाले। असेंबली में जितने भी मेंबरान बैठे हुए हैं वो दे आर लेजिस्लेटर्स, वो लेजिस्लेटर्स हैं। एमएनए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली या सेनेटर्स हो, ये बेसिकली लेजिस्लेटर हैं, कानून बनाते हैं असेंबलियों में। इनका बेसिक काम यही है, उनका और कोई दूसरा बेसिक काम नहीं है। अब आ जाते हैं 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में हम कि इस्लामिक रिपब्लिक, जो आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बनता है, इस्लामिक रिपब्लिक
It stated clearly in the introduction that sovereignty belongs to Allah and Pakistan was declared as an Islamic Republic. ये कहा जाता है मुकम्मल तौर पे कि ताकत का सरचश्मा अल्लाह ताला की ज़ात है, और हमारे यहाँ जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम ये रखा गया, और पाकिस्तान में ये बोला गया कि जमहूरियत में ताकत का सरचश्मा बेसिकली अल्लाह ताला की ज़ात है। और ये जो नुमाइंदे हैं, जो इट मीन्स गवर्नमेंट में लोग हुकूमत बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, दीगर मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनते हैं, वो सिर्फ अवाम की खातिरदारी करते हैं और अवाम के लिए काम करते हैं, लेकिन ताकत सारी की सारी अल्लाह ताला की ज़ात पर है। सेकंड पॉइंट जो बेसिकली इसमें है फेडरल पार्लिमानी सिस्टम, जैसे कि मैंने 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको बताया, सेम वही पॉइंट है कि फेडरल पार्लिमानी सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस, कि पार्लिमानी सिस्टम निज़ाम को इंट्रोड्यूस किया गया ऑन द डिमांड ऑफ पीपल, लोगों की डिमांड पे, ऑफ पाकिस्तान की एज प्रोविजनल ऑटोनॉमी वाज रिक्वायर्ड, और सूबाई खुदमुख्तारी की भी ज़रूरत महसूस की गई। पहले क्या हुआ, 1947 से लेकर 1956 तक हमने पार्लिमानी निज़ाम गुजारा, उसके बाद सिदारती निज़ाम आया, फिर 1962 में दोबारा से हमने ये महसूस किया कि अब हमें जो है बेसिकली सिदारती निज़ाम से पार्लिमानी निज़ाम में चले जाना चाहिए। इसका थर्ड पॉइंट है उर्दू एज बंगाली नेशनल लैंग्वेज, उर्दू और बंगाली को सरकारी या कौमी ज़बान करार दिया गया। उर्दू एंड बंगाली वर डिक्लेयर्ड एज नेशनल लैंग्वेज, जैसे कि हमने 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि फॉल ऑफ ईस्ट में हमने पढ़ा था कि बंगाली चाहते थे कि उनको हमारी कौमी ज़बान बनाया जाए बंगाली में, लेकिन पहले हम तैयार नहीं थे, लेकिन 1962 में हम इस पर रजामंद हो गए कि हाँ बंगाली और उर्दू दोनों को ही हम कौमी ज़बान करार दे दिया जाए। लास्ट इसका पॉइंट है मुस्लिम हेड ऑफ स्टेट, द ऑफिस ऑफ द हेड ऑफ स्टेट was restricted to Muslim only. It means अभी भी जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि सदर या वजीर आजम, पाकिस्तान में ये दो सरकारी ओहदे ऐसे हैं कि जिसमें एक मुसलमान होना लाजमी है, अदरवाइज वो प्राइम मिनिस्टर या सदर नहीं बन सकता। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पे हम लोग। सेम वही पॉइंट जो हमने ऊपर डिस्कस करे हैं, वो रिपीटिशन है। रिपीटिशन इस वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आइन होता है और उसमें जरूरत के मुताबिक अमेंडमेंट की जाती है, तरमीम की जाती है। पहला पॉइंट है फेडरल पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड, इट मींस फिर फेडरल पार्लिमानी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। क्या हुआ बेसिकली 1956 तक हम लोग बेसिकली रहे एक कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें पार्लिमानी निज़ाम था, 1962 तक कंटिन्यू करा, फिर अयूब खान साहब आए, उन्होंने 1962 में सिदारती निज़ाम राइज किया, और 1973 में दोबारा हम पार्लिमानी सिस्टम पे चले गए जहाँ पे वजीर आज़म के पास ताकत होती है मुल्क चलाने की। सेकेंड पॉइंट, बाय कैमरल लेजिस्लेटर हैविंग द पार्लियामेंट डिवाइडेड इनटू सेनेट एंड नेशनल असेंबली वाज इंट्रोड्यूस्ड। मैंने ऊपर आपको ये डिस्क्राइब करा था 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिकैमरल क्या होता है, और बाय कैमरल भी मैंने बताया था। तो बाय कैमरल में दो ऐवान होते हैं, एक सेनेट होता है, कौमी असेंबली होती है। पाकिस्तान में तकरीबन 104 सेनेटर्स होते हैं, वो ऐवान बाला में बैठते हैं जिसे अपर हाउस कहते हैं, और कौमी असेंबली जिसे इंग्लिश में नेशनल असेंबली कहते हैं वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में बैठते हैं। हाउस एक ही है दोनों का, लेकिन अपर हाउस लोअर हाउस कहलाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है इसका उर्दू वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल लैंग्वेज, उर्दू को दोबारा से सरकारी जबान या कौमी जबान करार दे दिया गया। इस वजह से 1962 में हम एक थे, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक का नहीं, लेकिन 1971 में हम सेपरेटेड हो गए, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, वो हमसे अलहदा हो गया। तो दोबारा से हमने वक्त की ज़रूरत के मुताबिक तरमीम की, अमेंडमेंट करी कॉन्स्टिट्यूशन में, और उर्दू को, सिर्फ वाहिद उर्दू को हमने अपनी कौमी ज़बान करार दे दिया गया। लास्ट पॉइंट है द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाज इंश्योर्ड, इट मींस अदलिया की आज़ादी को ये पाया गया कि अदलिया आज़ाद हो, वो अपने फैसले आज़ादी से करे, किसी के दबाव में आकर फैसले ना करें। लास्ट क्वेश्चन है इसका,
What should role a citizen play for the prosperity of mention any 4 points जो कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है. It means एक शहरी को क्या ऐसा रोल अदा करना चाहिए जिससे पाकिस्तान में तरक्की या खुशहाली आए. तो 4 पॉइंट्स ये हैं. आप अपने भी 4 पॉइंट्स अपनी मर्जी के मुताबिक लिख सकते हैं. जो नोट्स हैं मैं वो पढ़ देता हूँ. He should work hard for economic growth. उसको चाहिए कि वो इतनी मेहनत करे कि माशी तरक्की हो आपके मुल्क की. इट मींस आप सोसाइटी में ऐसे कारोबार लेकर आए, ऐसे आइडियाज लेकर आए जिससे ना सिर्फ आपको फायदा हो, लोगों को भी रोजगार मिले. आपको फायदा होगा माली तौर पे, लोगों को उससे नौकरियां मिलेंगी या रोजगार मिलेगा तो मुल्क को भी इससे तरक्की मिलती है. सेकंड पॉइंट है ही शुड बी पैट्रियोटिक. इट मींस पैट्रियोटिक का मतलब होता है हुबल वतन, वतन से मोहब्बत करने वाला, वतन पे जानिसार करने वाला. तो एक आम शहरी को चाहिए कि वो अपने वतन से मोहब्बत करे. थर्ड है ही शुड बी वेल एजुकेटेड. इट मींस वो शख्स को चाहिए कि तमाम पाकिस्तानी वो अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें, ताकि तालीम हासिल करने से शऊर हासिल करें और शऊर हासिल होगा तभी पाकिस्तान तरक्की पाएगा. लास्ट पॉइंट है ही शुड हैव प्राइड टू बी कॉल्ड पाकिस्तानी. इट मींस उसे फख्र महसूस होना चाहिए कि वो पाकिस्तानी कहलाने पर. अगर वो आउट ऑफ कंट्री जाता है तो उसको फखरिया तौर पे ये बता सकता है कि मैं पाकिस्तानी और पाकिस्तान से आया हूँ. तो ये 5 बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे. आई होप आपको समझ में आएंगे. थैंक यू जी. क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्क्राइब करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को. स्टेट ऑल रीजन फॉर फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान. जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैंने डिस्क्राइब करा था. ये चैप्टर 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन पे, दूसरा कि ईस्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे फॉल हुआ, कैसे वो सेपरेटेड हो गया, अलहदा हो गया वेस्ट पाकिस्तान से, जो आज बांग्लादेश कहलाता है. ईस्ट पाकिस्तान पहले था और जो वेस्ट पाकिस्तान पहले कहलाता था, आज वो पाकिस्तान है जिसमें हम रहते हैं. तो इसमें हमने वहाँ पर 4 रीजंस डिस्क्राइब किए थे. यहाँ पे हम तमाम रीजंस डिस्क्राइब करेंगे कि ढाका, इट मींस जो ढाका कैपिटल है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश कैसे सेपरेट हुआ पाकिस्तान से. तो स्टेट ऑल रीजंस फॉर द फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान. तो इंट्रोडक्शन है, पहले आप अपने नोट्स देखिएगा, उसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ पढ़ के. पाकिस्तान केम इनटू बीइंग 14 अगस्त 1947 इनटू 2 पार्ट्स. एग्जांपल ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, जो कि मैंने डिस्क्राइब करा कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में अपने वजूद में आया 2 हिस्सों में. एक ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, दूसरा वेस्ट पाकिस्तान. ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, इस बुनियाद पर बना कि उसमें मुसलमानों की तादाद अक्सरियत में थी. जैसे कि पंजाब में, सिंध में NWFP पहले कहलाता था, अब ये प्रोविंस KP के खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है. पहले ये सुबह नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहलाता था. एंड बलूचिस्तान वर कॉल्ड वेस्ट पाकिस्तान, व्हाइल ईस्टर्न बंगाल वाज कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान. इट मींस ये चारों सूबे पहले वेस्ट पाकिस्तान कहलाते थे जिसमें हम रहते हैं, और बाकी जो है आज बांग्लादेश जो है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था. 1971 में 1971 में द ईस्ट पाकिस्तान वाज सेपरेटेड फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान. ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया था वेस्ट पाकिस्तान से एंड बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश. एक अलहदा मुल्क बन गया था जिसका नाम था बांग्लादेश. द मेन कॉजेस फॉर द फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान आर एज फॉलो. जो अहम सबब है ईस्ट पाकिस्तान के अलहदा होने के वो ये हैं. ज्योग्राफिकल लोकेशन, द डिस्टेंस बिटवीन the 2 parts of the newly born state Pakistan was more than 1600 किलोमीटर. जो ज्योग्राफीय तौर पे जो लोकेशन थी वो बेसिकली फासला था दोनों हिस्सों में. नए मुल्क के लिए जो पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था वो तकरीबन 1600 किलोमीटर के फासले पर था एक दूसरे से. They were separated by India from each other, और वो एक दूसरे से इंडिया से सेपरेट हुए थे. That this distance did not allow people of both the parts get close to each other and thus created many misunderstanding. और यही जो फासला था दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों मुल्क से मुराद ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, पहले एक मुल्क थे अब 2 अलग अलग मुल्क हैं. तो यही जो फासला था वो दोनों को करीब नहीं लेकर आया एक दूसरे से, और इसकी वजह से काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों एक ही मुल्क के दोनों पार्ट्स के दरमियान हुई. इंडिया टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड स्टार्टेड प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द पीपल ऑफ वेस्ट पाकिस्तान. इंडिया ने इसका फायदा लिया इस हालात का और एक मंसूबा तैयार किया
वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ एंड अनफॉर्चुनेटली और बदकिस्मती से सक्सेडेड, इसमें कामयाब हो गया इन मिसलीडिंग, गुमराह किया पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को अगेंस्ट देयर ब्रदर्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, जो कि उनके भाई थे वेस्ट पाकिस्तान के। नॉन फ्रेंडली बिहेवियर ऑफ ऑफिसर्स, सेकंड पॉइंट है इसकी, सेकंड हेडिंग है द ऑफिसर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, मतलब कि जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं, सरकारी अफसर इस हिस्से के, वर नॉट फ्रेंडली इन बिहेवियर, वो बर्ताव में बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं थे एज कम्पेयर टू द ऑफिसर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, अगर हम उनका मुकाबला करें ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से। दिस फैक्टर आल्सो क्रिएटेड अ सेंस ऑफ हेटेड अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान, और ये भी एक वजह बनी कि लोगों को नफरत पैदा हुई वेस्ट पाकिस्तान के लिए। The people of East Pakistan started feeling that they were not made real partners in the administration of the government, और लोगों जो थे ईस्ट पाकिस्तान के, उनको ये महसूस हुआ कि वो जो है बेसिकली इनके पार्टनर्स नहीं हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, इंतजामी अमूर में पाकिस्तान की हुकूमत के। थर्ड पार्ट जो था मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है बेसिकली, जब हुकूमत खत्म करके फौज आ जाती है और फौज फिर मुल्क को चलाती है, उसको कहते हैं मार्शल लॉ। द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वर इन द फेवर ऑफ पार्लियामानी सिस्टम फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट। जो ईस्ट पाकिस्तान लोग थे वो चाहते थे, वो इस वक्त में थे कि पार्लियामानी सिस्टम हो हुकूमत का। बिफोर द सेपरेशन, अलहदगी से पहले, 2 मार्शल लॉज हैड बीन इम्पोज्ड, 2 मार्शल लॉ नाफिज किए गए थे, which were not liked by the people of East Pakistan, जिसे पसंद नहीं किया था ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने, who thought that they were not giving the due share in the government, और उनका ये ख्याल था कि उनको उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा हुकूमत की तरफ से। फोर्थ पॉइंट है लैंग्वेज इशू, इट मींस जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी लैंग्वेज इशू को डिस्क्राइब किया, यहाँ पर भी वो पॉइंट है। द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूट 52%, जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं वो तकरीबन 52% थे पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, एंड सो दे वांटेड बंगला टू बी नेशनल लैंग्वेज व्हाइल द पीपल ऑफ वेस्ट पाकिस्तान वांटेड उर्दू बी नेशनल लैंग्वेज। तो वो चाहते थे बंगला जबान को सरकारी या कौमी जबान करार दिया जाए, लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं वो चाहते थे उर्दू जबान ही हमारी सरकारी और कौमी जबान करार रहे, और इसके अलावा कोई और जबान को ये स्टेटस ना दिया जाए। फिफ्थ पॉइंट है डिमांड ऑफ प्रोविजनल ऑटोनॉमी, मतलब कि इस बात की डिमांड की गई कि सूबाई खुद मुख्तारी दी जाए। द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जो सियासी रहनुमा थे ईस्ट पाकिस्तान के, वांटेड प्रोविजनल ऑटोनॉमी, वो चाहते थे सूबाई खुद मुख्तारी हो, विच वाज नॉट गारंटीड, जो कि नहीं दी गई। शेख मुजीब 6 पॉइंट्स। शेख मुजीबुर रहमान साहब जो हैं वो पॉपुलर लीडर थे ईस्ट पाकिस्तान के। जब ये मुल्क सेपरेट हुआ तो शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, और यहाँ पर फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बने, और उनकी दोनों की बेटी भी प्राइम मिनिस्टर बनी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बेटी बेनज़ीर भुट्टो, और वहाँ पे शेख हसीना वाजिद साहबा वो प्राइम मिनिस्टर बनी। खैर, अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ अवामी लीग पार्टी इन बंगाल, जो एक बहुत बड़े रहनुमा थे अवामी लीग पार्टी के बंगाल की, शेख मुजीबुर रहमान साहब थे, डिमांडेड सेपरेट इकोनॉमिक सिस्टम फॉर ईस्ट पाकिस्तान। उन्होंने डिमांड रखी कि एक अलग-अलग माशी सिस्टम होना चाहिए ईस्ट पाकिस्तान का। 6 पॉइंट मैनिफेस्टो ऑफ अवामी लीग, और ये 6 पॉइंट ही मैनिफेस्टो था अवामी लीग का। मैनिफेस्टो क्या होता है? मैनिफेस्टो बेसिकली इसको कहते हैं, जब भी इलेक्शन होते हैं तो हर जमात मैनिफेस्टो देती है कि हम आपके लिए ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, आप हमें वोट देंगे तो हम सड़कें बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। इट इज कॉल्ड मैनिफेस्टो। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ वेस्ट पाकिस्तान टर्न डाउन द प्रपोजल, और तमाम जो सियासी जमातें थी वेस्ट पाकिस्तान की इस प्रपोजल को उन्होंने रद्द कर दिया। इन डिसअपॉइंटमेंट ही स्टार्टेड टू डेवलप सीक्रेट रिलेशंस विद इंडिया, और इस की वजह से वो बहुत मायूस हुए और उन्होंने एक सीक्रेट रिलेशन कायम कर दिया इंडिया से ताल्लुकात की बुनियाद पे। नेक्स्ट हेडिंग द रोल ऑफ द हिंदू टीचर्स। द हिंदू टीचर्स हु वर वर्किंग इन ग्रेट नंबर इन ईस्ट पाकिस्तान प्लेड ग्रेट रोल इन डेवलपिंग हेटेड फॉर वेस्ट पाकिस्तान। जो हिंदू उस्ताद थे और वो बड़ी तादाद में ईस्ट पाकिस्तान में काम कर रहे थे, उन्होंने भी एक अहम
किरदार अदा किया कि वो वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करें। नेक्स्ट हेडिंग है इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज। ये हमने शॉर्ट में भी डिस्क्राइब किया है। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज का मतलब होता है बैनुल-अक़वामी साजिशें। एज पाकिस्तान वाज द बिगेस्ट इस्लामिक स्टेट, जैसे कि पाकिस्तान एक बड़ी इस्लामी स्टेट उभर कर आया, सो द वेस्टर्न पावर्स, लेकिन जो वेस्टर्न पावर थी जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया, सपोर्टेड इंडिया, उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया और पाकिस्तान के खिलाफ है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर पाकिस्तान जो है ताकतवर मुल्क बन गया तो उनके लिए एक थ्रेट बन सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्शन ऑफ 1970। 1970 में जो इंतखाबात हुए, इन द इलेक्शन ऑफ 1970, 1970 के इंतखाबात में शेख मुजीबुर रहमान गॉट majority seats the East Pakistan but didn't get a single seat in East Pakistan। शेख मुजीबुर रहमान को ईस्ट पाकिस्तान से अक्सरियत सीटें मिली, लेकिन इनको एक सीट भी वेस्ट पाकिस्तान से नहीं मिली, जबकि वाइल इन वेस्ट पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो गॉट द मेजॉरिटी सीट्स। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को यहाँ से सबसे ज्यादा सीटें मिली, बट ही फेल्ड टू विन अ सिंगल सीट इन ईस्ट पाकिस्तान, लेकिन वो भी शेख मुजीबुर रहमान की तरह एक सीट भी नहीं जीत पाए ईस्ट पाकिस्तान में। As a result, a deadlock was created and when the government was not handed over to शेख मुजीबुर रहमान, और इसी की वजह से उनमें एक डेडलॉक कायम हो गया, इट मींस मुज़ाकरात तय नहीं पाए, और इसी के नतीजे में जब शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत नहीं दी गई, a great protest was launched against वेस्ट पाकिस्तान, तो एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट इट मींस एहतजाज हुआ वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ ईस्ट पाकिस्तान में। नेक्स्ट हेडिंग है उसके बाद मिलिट्री एक्शन इन ईस्ट पाकिस्तान। तो मिलिट्री एक्शन इट मींस फौजी एक्शन किया गया ईस्ट पाकिस्तान में आफ्टर द 1970 इलेक्शन। 1970 के इंतखाबात के बाद व्हेन द गवर्नमेंट वाज नॉट हैंडेड ओवर टू शेख मुजीब, कि जब हुकूमत जो है नहीं दी गई शेख मुजीबुर रहमान को, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान गॉट वर्स, तो जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के मामलात थे वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे ईस्ट पाकिस्तान के। मिलिट्री एक्शन वॉज टेकिंग अगेंस्ट द सेपरेटिस्ट मूवमेंट ऑफ अवामी लीग, और एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ जो कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे थे, इट मींस अलहदगी की तहरीक चला रहे थे अवामी लीग की तरफ से। दिस रिजल्ट इन द बिगिनिंग ऑफ एन आर्म्ड स्ट्रगल बाय बंगालीज, और यही नतीजा निकला शुरुआत में, जिसकी वजह से बंगालियों ने जद्दोजहद करी। सेकंड लास्ट इसकी हेडिंग है इंडियंस अटैक, कि इंडिया का जो अटैक हुआ या इंडिया की तरफ से जो हमला हुआ। टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, इंडिया अटैक पाकिस्तान ऑन December 3, 1971। इंडिया ने फायदा लिया इस हालात का और हम पर हमला कर दिया 3 दिसंबर 1971 को। एज आफ्टर द रिजल्ट मिलिट्री एक्शन मैनी बंगालीज एस्केप टू इंडिया, और इसी के नतीजे में काफ़ी जो बंगाली थे वो चले गए वहाँ से इंडिया की जानिब। शेख मुजीबुर रहमान स्टार्टेड सेमी मिलिट्री ऑर्गेनाइजिंग कॉल्ड मुक्ति बानी, तो शेख मुजीबुर रहमान ने भी स्टार्ट करी सेमी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता था मुक्ति भामी। सो इंडिया स्टार्टेड इंटरफेरेंस एंड अ वॉर वाज फॉर्ड एंड पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर्ड बिफोर द इंडियन आर्मी ऑन December 16, 1971 रिजल्टेड इन सेपरेशन। तो इसी के नतीजे में हम लोग जो है वहाँ से शिकस्त हुई हम लोगों को 16 दिसंबर 1971 में, और इसी के नतीजे में बांग्लादेश अलहदा हो गया पाकिस्तान से। लास्ट पॉइंट है इसका रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बांग्लादेश। क्या होता है, जब भी कोई कंट्री बनता है तो उसको मुल्क जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइजेशन का स्टेटस देते हैं। जैसे कि इसराइल को भी ज़्यादातर मुल्क जो है रिकॉग्नाइजेशन का स्टेटस नहीं देते, इस वजह से वो काफ़ी जमातों का या काफ़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल उसका वो मेंबर नहीं बन सकता और उसको स्टेटस नहीं मिलता। खैर आ ग्रेट मैनी कंट्री हैड एक्सेप्टेड बांग्लादेश इमीडिएटली, कई तादाद जो कंट्रीज थी उन्होंने फौरन ही बांग्लादेश को एक मुल्क तस्लीम कर लिया था, बट फॉर पाकिस्तानी पीपल, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए इट वाज अ ग्रेट शॉक, वो एक बहुत ही बड़ा शौक था। However, in 1974 बहरहाल 1974 में जो दूसरी इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई तो पाकिस्तान एक्सेप्टेड बांग्लादेश, पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया, एंड सिंस देन बोथ द कंट्रीज आर ऑन गुड ब्रदरली रिलेशन, और तब से लेकर अब तक दोनों मुल्कों के दरमियान एक अच्छे और भाईचारे जैसे ताल्लुकात हैं।
तो यही तक था ये क्वेश्चन आंसर। आई होप आप इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और इसको याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।